हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी ये सीरीज चालू है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स की। अभी 23rd नंबर का ये वीडियो है और ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। जीए में जो 80 मार्क्स का है, 40% वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। ईएसआई एफएम के एमसीक्यू में भी होगा, डिस्क्रिप्टिव में भी होगा, इंग्लिश का जो ऐसे है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और फाइनली इंटरव्यू में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आरबीआई के रिपोर्ट्स, अलग अलग आरबीआई के रिपोर्ट्स आते हैं। कुछ रिपोर्ट स्टैट्यूटरी होते हैं, कुछ नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं। स्टैट्यूटरी यानी कि स्टैट्यूट यानी कि कोई एक्ट जो सेक्शन होता है उसमें लिखा होता है कि ये रिपोर्ट देना कंपलसरी है। तो कोई लीगल चीज़ है तो वो कंपलसरी करनी ही पड़ती है। तो कौन कौन से रिपोर्ट्स है और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और पहले आईबीपीएस पीओ के, आरआरबी पीओ के जो जीए है वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये सारी हमारी कंसेप्ट्स है, ये आप सबको देखना है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के आसपास है। अगर आप एक दिन में भी देखना चाहे तो 1-2 घंटे में आपके सारे ये कंसेप्ट देख के हो जाएंगे। लेकिन देखने के बाद क्या है, 4-5 लाइन का आपको समरी लिखना है तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है। अदरवाइज फिर से आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, और देखना भी नहीं चाहिए। एक ही बार देखिए और अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। तो अभी आते हैं रिपोर्ट्स में। जब आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे rbi.org.in, तो यहाँ पर पब्लिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बाई मंथली, मंथली, वीकली, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सेक्शन हैं। तो ये देखो, ये है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट है आरबीआई का, और दूसरा होता है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें क्या है, दो चीज़ें याद रखनी होती है, उसका सेक्शन क्या है और उसका एक्ट कौन सा है। और कभी कभी आप लॉजिक से भी मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो आरबीआई एक्ट है यानी कि ये आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, तो इसका जो मेंशन होगा वो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसमें लिखा होगा। और ये बैंकिंग के बारे में है तो आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके हिसाब से हमें ये रिपोर्ट देना पड़ता है। फिर बाकी भी रिपोर्ट्स है, यहाँ पर बाकी भी रिपोर्ट्स होते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होते हैं एक्ट के हिसाब से। ठीक है, चलिए बाकी हाफ ईयरली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। करेक्ट, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है इसके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट, ज़्यादा बड़ा रिपोर्ट नहीं होता है, वो 15-20 पेज का रिपोर्ट होता है। हर 6-6 महीने में ये रिपोर्ट्स आता है। और बाकी कुछ ओकेजनल पेपर्स होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इशू हो गया बीच में, आई थिंक फूड इन्फ्लेशन का हो गया, कुछ भी है तो वहाँ पे स्टडी करके वो पेपर पब्लिश किए जाते हैं। तो अभी आते हैं जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं बहुत, तो ऐसा एक लेटर ऑफ ट्रांसमिटर होता है जो गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है आरबीआई की तरफ से। तो गवर्नर जो होते हैं वो सेंड करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी को। तो ये है एनुअल रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा सेक्शन 53(2), सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। करेक्ट, तो ये एक्ट याद रखने का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है तो लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि ये आरबीआई एक्ट है। लेकिन सेक्शन जो है 53 सब सेक्शन 2 है, और ये जो है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, क्योंकि बैंकिंग के बारे में है, तो ये है सेक्शन 36(2). करेक्ट, ये 53(2) है, ये 36(2) है। करेक्ट, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा याद रख सकते हैं कि ये आरबीआई का है तो उसका नंबर थोड़ा सा बड़ा रखिए, ये बैंकिंग के बारे में तो 36 है। बट कुछ ना कुछ लॉजिक आपको लगाना है, अदरवाइज जिसको जो याद रख सकता है वो याद रखिए, अदरवाइज कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, कभी कभी वाइल्ड भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई लॉजिक नहीं लगाना तो सिंपल याद रखिए, क्योंकि और भी एक सेक्शन है आपको याद रखना है, 53(2) है, 36(2) है। करेक्ट, ये हो गया। चलिए, 2 रिपोर्ट है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं और कौन कौन सी ईयरली रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई थिंक एसएमए या इधर उधर क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया है, ये जो रिपोर्ट है ये नियर अबाउट 200 पेज का है, तो इसमें 5 चैप्टर्स है। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 चैप्टर्स जो है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 1 के मैंने 75 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। वन लाइनर आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। कल मैंने क्या किया था, पहले 5th मैं पढ़ रहा था तो 5th चैप्टर के मैंने 50 क्वेश्चन बनाए,
क्वेश्चन आंसर मतलब एक क्वेश्चन होगा सिंपल और उसका एक लाइन में आंसर होगा। तो क्या होता है, ये जो रिपोर्ट्स है ना, अगर मैं किसी को पढ़ने कहूँ तो फिर कहेंगे कि बहुत बोरिंग है, और लिटरल मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं ना उसको बोरिंग ही लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में किया, यानी कि मान लीजिए आपके पास 50 क्वेश्चन आंसर है और आपको मान लीजिए 10 मिनट मिल गए, तो 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आधा घंटा मिलेगा, फिर 10 पढ़ लीजिए। तो इसलिए ना उसमें कंटिन्यूटी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये करके देखिए और मुझे डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में वो आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चैप्टर नंबर 5 पे 50 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 पे 75, यानी कि 125 क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वालिटी के, टाइम लगा मुझे बनाने के लिए लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। उसके बाद स्टेट फाइनेंस का रिपोर्ट होता है, स्टडी ऑफ बजट्स 23-24, ये भी ईयरली रिपोर्ट है। उसके बाद रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस, ये भी ईयरली रिपोर्ट है, लेकिन ये नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है। अभी आते हैं हाफ ईयरली रिपोर्ट में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, आपको गो थ्रू करना है। अगर आपको कहीं मिलते हैं तो एमसीक्यू भी आप उसके पढ़ सकते हैं, या समरी पढ़ सकते हैं, या ओरिजिनल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। अभी फेज 1 के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, जैसे ही फेज 1 हो जाएगा आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको कोई वीडियो मिलता है, कोई समरी मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं कहीं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमारे कोर्स में हमने मैक्सिमम जो रिपोर्ट्स है इंपॉर्टेंट, उसके हमने क्वेश्चन दिए हैं। छोटा रिपोर्ट होता है तो 25 क्वेश्चन होते हैं, बड़े रिपोर्ट में 50 क्वेश्चन, उसकी समरी मिलती है आपको 10-12 पेज की, और एक वीडियो भी वहाँ पे मिलता है, करेक्ट। अब ये रिपोर्ट है, हाफ ईयरली रिपोर्ट है। अगर आप ये देखेंगे, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, करेक्ट। और ये भी जो अमेंडमेंट किया था, आपको पता है जब एमपीसी बना था तब ये सेक्शन 45 ZM, करेक्ट। तो सेक्शन 45 जो है वो एमपी से रिलेटेड है, करेक्ट। सेक्शन 45Z और M से याद रखना है, ये है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। अभी आपको क्या करना है, 3 रिपोर्ट के बारे में हमने यहाँ पे देखा, और ये कौन सा है, ये आरबीआई एक्ट है। आपको पता है एमपीसी यानी कि आरबीआई का काम है, आरबीआई का काम यानी कि आरबीआई एक्ट। तो अभी तक जिन्होंने ये पूरा वीडियो अब तक यहाँ पे देखा है, उनको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो हमने 3 सेक्शन के बारे में बात किया है, ठीक है। एक अपना एनुअल रिपोर्ट वाला है, दूसरा करेंसी एंड आपका दूसरा जो है वो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस वाला है, और तीसरा ये है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ये तीनों के सब सेक्शंस और उसका जो एक्ट है वो आपको लिखना है, यानी कि मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ पे सिंसियरली सुन रहे हैं। तो ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेज 2 के लिए ज़्यादा है। इंट्रो के लिए तो कंपलसरी है ही, मतलब आप इंट्रो के लिए स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंट्रो में काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। जब तक कि आप रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आरबीआई का फिलोसॉफी क्या है, क्या डायरेक्शन में जा रही है, ये आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, करेक्ट। उसके बाद ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, हाफ ईयरली रिपोर्ट है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कोई एक्ट के हिसाब से कंपलसरी नहीं है, लेकिन आरबीआई पब्लिश करता है। तो ये अगर आप देखेंगे क्वार्टरली कौन कौन सी रिपोर्ट है यहाँ पर, उसके बाद ये बाई मंथली होते हैं और ये मंथली है। तो मोस्टली ये आरबीआई जो बुलेटिन है वो मंथली आता है। ये एमसीआईआर करके भी है, अगर आपको देखना है कि आरबीआई में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये सिर्फ 4 पेज का होता है, कंपलसरी उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 4 पेज का। और अभी आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का ये 4-4 पेज का, यानी कि 20 पेज आप पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में तो 100% मिलेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे ना, कुछ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्वार्टरली भी होते हैं, और कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस सर्वे आपके क्या कहते हैं बाई मंथली भी होते हैं। लेकिन जहां पर ऐसा कंफ्यूजन आएगा उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। वो अभी कुछ लोगों को लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कितने टाइम पे, तो हम क्या आंसर लिखें भाई, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता है। मैंने जो यहाँ पे बताए हुए कि हाफ ईयरली कौन से है, ईयरली कौन से है, और उसके सेक्शन। तो अब तक जो सिंसियर कैंडिडेट जिन्होंने अब तक देखा है, उनको 2 काम करना है। एक तो सारे ईयरली रिपोर्ट्स एक के नीचे एक लिखो, उसके बाद जिसके सेक्शन है, सेक्शन के हिसाब से स्टैट्यूटरी है उसका सेक्शन लिखो, और जो हाफ ईयरली है वो हाफ ईयरली लिखो। इतना अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है देखो 10 लाइन का ये जो वीडियो है इसका समरी हो जाएगा। बस उतना ही आपको याद रखना है। कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बाद में उस वीडियो को नहीं देखना है, और 4-5-10 लाइन में वो जो वीडियो है उसकी समरी आप लिख लीजिए। अभी आप आरबीआई की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। यहाँ पे आपको 300 क्वांट के क्वेश्चन मिलेंगे, 300 इंग्लिश के मिलेंगे, 600 रीजनिंग के मिलेंगे, 1200 क्यूआरई के क्वेश्चन मिलेंगे। ये डेफिनेटली आपको करना है। और इसके बाद आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड पीओ के दोनों के आपको मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पिछले 3 साल के। इतना भी अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका ये जो सेक्शन कट ऑफ है वो रह जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको अगर नया कंसेप्ट चाहिए कि वो मैं कवर करूँ तो डेफिनेटली आप लिखिए, मैं उसको मेरे जो वीडियो की लिस्ट है उसमें लेने का ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।